उदाहरण के तौर पर देखो, मैं 1 लाख वैकेंसियां निकलती है, मैं कहती हूँ पूरे देश में एक भी व्यक्ति फॉर्म अप्लाई ना करे, तो सरकार अगली बार जो वैकेंसियां निकालेगी ना, जनता की शर्तों पे निकालेगी। ये भी जनता को सोचना पड़ेगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि छोटे छोटे लालच में आकर कि भाई मुझे तो मिल जाए, मेरा तो परिवार करा लीजिए। जितने भी मंत्री, विधायक या सांसद है, एक के पास अरबों खरबों की संपत्ति होगी, इससे कम नहीं होगी। ये भी सोचना पड़ेगा कि समर्थन आखिर कौन कर रहा है। समर्थन वो लोग कर रहे हैं जो गुलाम हैं, जो आरएसएस के गुलाम है, जो भाजपा के गुलाम है, और जो जिस तरह से जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं उनके गुलाम है। लेकिन जो स्वतंत्र, जो अपनी एक स्वतंत्र सोच रखते हैं, जो चाहते हैं कि हाँ इस देश का भविष्य, इस देश के युवा आगे बढ़े, एक भी विधायक, एक भी मंत्री, एक भी सांसद, एक भी एमएलए, किसी ने भी इस दिशा में कदम उठाया है, कोई भी आगे निकल कर आया कि मैं अपने बच्चे की भर्ती करा, सेना में आने की जो प्रेरणा ले रहा है, तो वो सिर्फ ये देख रहा है कि मेरे परिवार को क्या सुविधा मिलेगी या मुझे क्या सुविधा मिलेगी या मेरा परिवार किस तरह से सुरक्षित होगा। तो धिक्कार है ऐसे लोगों पर। ये साफ साफ हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर सरकार इस तरह की योजनाएं क्यों लेकर आई है। और ये पहली योजना नहीं है जब इस देश के पढ़े लिखे उन लोगों को बेरोजगार बनाया जा रहा है, क्योंकि भले ही योजना, लेकिन इस योजना के नाम पर उनको बेरोजगार बनाने की तैयारी की जाए। अब एक सवाल सरकार से ये बनता है कि मात्र आप 18 साल में जॉब दे रहे हो, और वो भी सिर्फ 4 साल की संविदा पर। अब ये बताइए कि एक व्यक्ति जिस समय उसकी उम्र पढ़ने लिखने की होती है, अपने भविष्य का निर्माण करने की होती है, उस समय वो सैनिक बनकर सीमा पर, सरहदों पर 4 साल नौकरी करेगा। लेकिन उसके बाद क्या है कि सिर्फ उसको मात्र 10 या 11 लाख रुपए देकर उसका रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। ना तो उसको कोई पेंशन दी जाएगी, ना ही उसको कोई चिकित्सा सुविधा दी जाएगी, ना ही उसके परिवार की सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से कोई किसी भी तरह का इंतजाम किया जाएगा कि भविष्य में अगर उस व्यक्ति को कुछ होता है तो उसके जो परिवार है उसका पालन पोषण अच्छी तरह से हो सके। तो इस पर भी हमें सोचना पड़ेगा। जहाँ भारतीय जनता पार्टी एक तरफ इस योजना के बड़े बड़े फायदे गिना रही, और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है उनकी बात करूँ तो वो भी इस योजना के बहुत बड़े फायदे गिना रही है। लेकिन आम जनता से पूछ के देखिए, आप उन बेरोजगार युवाओं से पूछ के देखिए जो लगातार एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं, एमफिल करते हैं, और भी न जाने कितनी डिग्रियां हासिल करते हैं, और सपने संजोते हैं इस देश के भविष्य में एक तरह से निर्माण करने की, इस देश के भविष्य को एक सुनहरा भविष्य देने की। लेकिन उस तरफ सरकार क्या कर रही है? अगर मैं बात करूं तो आज सरकार ने जिस तरह से इस योजना को लेकर आई, और जैसे ही योजना इस पूरे देश में हमने देखा कि चारों तरफ आग में पूरा देश झुलस रहा है, और उसका झुलसने का कारण क्या है? कहीं ना कहीं जब आम जो एक युवा है वो नहीं चाहता कि सरकार इस तरह की योजना लेकर आए। क्या कोई भी सरकार है उसका एक दायित्व बनता है, कोई भी प्लान लेकर आती है, कोई भी योजना लेकर आती है, तो सबसे पहले जिन लोगों के लिए उस योजना को लाया जा रहा है उन लोगों से बात करनी चाहिए। इसी तरह से अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं, जिस तरह से एनआरसी का मुद्दा है, क्या यहाँ पर रह रहे मुसलमान या जो बाहर देशों में रह रहे हिंदू है, क्या उन लोगों से सरकार ने कोई इसी तरह का वार्तालाप किया कि आप इस जो हम एनआरसी लेकर आए उससे संतुष्ट है या नहीं है? उसी तरह से अगर मैं बात करूँ जिस तरह से SC/ST बिल को लेकर आए, क्या सरकार ने जो आम जनता थी, जो SC/ST लोग थे, जी योजना सरकार बिल्कुल विरोध देश में शुरू हो जाता है। विरोध बिल्कुल होता है। देखिए, जब सरकार जिस तरह की मानसिकता से कोई योजना लेकर आती है, सरकार का दायित्व बनता है कि जनता के हित में काम करना। लेकिन जब सरकार इस तरह की योजनाएं लेकर आती है, वो जनता के हित में ना होकर बल्कि पूंजीपतियों के हित में होती है। अगर मैं खुले शब्दों में कहूँ, चाहे मैं यहाँ पर धीरू अंबानी की बात करूँ या अनिल अंबानी की बात करूँ, अगर इस तरह की योजनाएं लेकर सरकार आ रही है तो ये सिर्फ और सिर्फ 4 साल की जॉब का एक लालसा देकर आने वाले भविष्य में जो RSS की शाखा है उनमें काम करने के लिए इनको एक तरह से विवश करेगी। धीरू भाई अंबानी की उस कंपनियों में 15,000 की सैलरी देकर विवश करेगी। तो इसी से आप समझ सकते हैं। और बिहार के एक विधायक है, मैं उनका एक स्टेटमेंट सुन रही थी, वो बड़े ही गर्व से कह रहे थे कि जो लोग सेना में आते हैं उन्हें गर्व होना चाहिए, वो देशभक्ति की भावना से आते हैं, ना कि वो समझौतों से आते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी सैनिक या जो भी युवा सेना में आने की जो प्रेरणा ले रहा है, तो वो सिर्फ ये देख रहा है कि मेरे परिवार को क्या सुविधा मिलेगी या मुझे क्या सुविधा मिलेगी या मेरा परिवार किस तरह से सुरक्षित होगा। तो धिक्कार है ऐसे लोगों पर। ये स्टेटमेंट भाजपा के विधायक के, जो कि बिहार से है, उन्होंने साफ कहा है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि एक तरफ तो आप देशभक्ति का हवाला दे रहे हैं, एक तरफ आप जो नौजवान हैं उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि और प्राथमिकता के तौर पर अगर हम देखें कि जो 4 साल की संविदा जिस तरह से नौकरी सरकार लेकर आई, उन्होंने कहा कि 4 साल के बाद जो भी लोग यहाँ से रिटायर्ड होंगे, जितने भी भाजपा के कार्यालय हैं उनमें रोजगार देने का काम किया जाएगा। तो एक तरह से सरकार अपने लिए मजदूर तैयार कर रही है। जो गरीब हैं, वंचित हैं, जो पढ़ नहीं सकते, आगे हाई स्कूल इंटर करते हैं,
उनके लिए एक सुनहरा मौका है। देखिए सरकार उस दिशा में शिक्षा में काम क्यों नहीं कर रही है? आप एक सोच, ये सवाल हमारा सरकार से बनता है, हम सरकार से सवाल करते नहीं है। अगर सरकार को सही रूप में काम करना है तो जो बेसिक शिक्षा है उसको मजबूत करे, उसके बाद में जो हमारी हाई शिक्षा होती है उसको मजबूत करे, उसके बाद में अलग अलग टेक्नोलॉजी की जो भी टेक्निक यूज होती है उसको इस्तेमाल करके इस देश के युवाओं को एक सक्षम रोजगार देने का काम करना चाहिए। लेकिन सरकार इस दिशा में काम नहीं करे, सिर्फ उनको अपंग और बेबस और लाचार बनाने के लिए। सवाल वही है, जिस समाज से आप आती है उस समाज में एक बड़ा तबका ऐसा है जो दूसरों की गुलामी मजदूरी करता, उसके लिए तो बड़ा अच्छा मौका है ये। देखिए नहीं बताइए अच्छा कहाँ से है? करके वो 4 साल के लिए अग्निवीर बनेगा, 10-11 लाख रुपए लाएगा, बाद में पढ़ाई भी कर सकता या कोई अपना काम धंधा भी कर सकता। देखिए आपने मुझे जी बिल्कुल बिल्कुल आपने बात करी उस समाज की जो निम्न तबके में एक गरीबी का जीवन यापन कर रहा है, उसके लिए आप अच्छा कह रहे हैं जो हायर एजुकेशन नहीं ले। लेकिन वहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जितने भी एक आश्वासन दिए जा रहे हैं, प्रलोभन दिए जा रहे हैं, नेता है, नेताओं के कितने बच्चे जा रहे हैं? अगर देशभक्ति की बात आ रही है, देश को सुरक्षा की बात आ रही है, मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि आप जितने अपने फंड से अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते, उस फंड से आप उस गरीब बच्चे के को पढ़ाकर देखिए ना, उनको सक्षम करके देखिए और फिर देखिए कि वो बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। और जिन बच्चों की आप बात करो अपने बच्चों के भविष्य को, तो आज विदेशों में सुनहरा कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को जिस तरह से आप अग्निवीर योजना लेकर आइए, इससे पहले जितने भी योजनाएं लेकर आप अपने बच्चों की भर्ती कराइए। क्या एक भी विधायक, एक भी मंत्री, एक भी सांसद, एक भी एमएलए किसी ने भी इस दिशा में कदम उठाया है? कोई भी आगे निकल कर आया कि मैं अपने बच्चे की भर्ती कराता हूँ? एजुकेशन ले रहे हैं ना, जो लोग नहीं ले पाते, सेना में आपको पता जो हायर एजुकेशन कर, लेकिन उसके गजेंद्र जी आप ये भी तो देखिए ना, 4 साल के बाद क्या होगा? 4 साल के बाद होगा क्या इन लोगों का? चलिए मैं मान लेती हूँ आपकी बात से, मैं एक तरह से सहमति जता देती हूँ कि 4 साल तक कम से कम उनको नौकरी मिल जाएगी, 4 साल के बाद उनको 10 लाख रुपए मिल जाएगा। लेकिन 4 साल के बाद क्या? तो अभी भी तो 4 साल के बाद का तो बेरोजगारी किसकी वजह से हो रही है? सरकार की वजह से हो रही है। सरकार हमेशा चाहती है कि जो निम्न तबका है, क्योंकि आज आप आंकड़े उठाकर देखो, जिस तरह से अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र में बात करूं तो शिक्षा का स्तर कहाँ जा रहा है? आज जो सरकारी स्कूल है, बड़े बड़े आश्रम दे, चाहे मैं केंद्र की सरकार की बात करूं या केजरीवाल की बात करूं, जिस तरह से केजरीवाल जी अपना प्लान दिखा रहे थे, अपना मॉडल दिखा रहे हैं, लेकिन सही मायने में स्कूली शिक्षा कहाँ मिल रही है बच्चों को और किस स्तर पर मिल रही है, ये भी हमें बड़ी बारीकी से आंकना पड़ेगा। क्योंकि एक तरफ से आप प्राथमिक शिक्षा छीन लीजिए और दूसरी तरफ से आप इस तरह की योजना लाए हो, और बेरोजगारी जिस तरह से देश में चरम सीमा पर है, मैं कहूंगी कि पिछले 70 या 75 सालों में जितना भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बेरोजगारी की समस्या एकदम से मैं कहूंगी कि उस भूचाल की तरह उभर कर आई है जो आज तक नहीं उभर कर आई। तो इस पे भी हमें बड़ी बारीकी से सोचना पड़ेगा। बड़ी अच्छी थी, समझाने में कहीं कमी हो गई है, और ये जो कुछ लोग हैं इन्होंने युवाओं को भड़का दिया, इसलिए हिंसा। देखिए सरकार ने तो किसी दिन का बिल लेकर आए थे, उनको भी बहुत अच्छे बताया था, एनआरसी को लेकर आया था, उसको भी सरकार ने बहुत अच्छा। अब ये पूछे कि सरकार जो जो योजना लेकर आती है उसको वो अच्छा बताएगी। अब कोई भी व्यक्ति अपनी लस्सी या अपने सीट को कैसे खट्टा बता सकता है? लेकिन सरकार जब अच्छी योजना लेकर आती है तो मैं बिल्कुल विश्वास के साथ कहती हूँ, अगर योजना अच्छी है, आपकी मंशा अच्छी है, आपका लक्ष्य अच्छा है, या इस देश की जो जनता है, इस देश के जो युवा है, इस देश में जो पल रहे हैं लोग, उनके लिए अगर अच्छी मंशा से काम करेगा तो कोई भी उनका विरोध नहीं करेगा। लेकिन पिछले 8-9 साल से भारतीय जनता पार्टी का जितना बदलाव और रिफॉर्म आए उसमें भी नहीं, बिल्कुल बदलाव आना चाहिए, बिल्कुल बदलाव आना चाहिए। यंग होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 4 साल में बताइए क्या जीवन होता है किसी व्यक्ति का? जो एक व्यक्ति अपना सपना सजाता है 12वीं क्लास के बाद में, देखिए 12वीं क्लास के बाद में 18 साल का व्यक्ति होता है एक लड़का, अगर मैं नवयुवक की बात करूँ 18 साल का होता है, और 18 साल के बाद वो डॉक्टर बनने के सपने लेता है, इंजीनियर। लोग जाते हैं किस तरह की देश भावना? जब बॉर्डर पर लोग मरते हैं तो कहाँ से उनको पेंशन दी जा रही है? बताइए कहाँ से देश भावना अपनी है? आज जिस तरह से पूरे देश में आग जल रही है, तो ये देश भावना आज लाल झंडे लेकर या हम वो भगवा पटके पहनकर, भगवा गमछा लेकर जय श्री राम के नारे लगा रहे, तो क्या ये देशभक्ति है? क्या सिर्फ खाली जय श्री राम के नारे लगाने से देशभक्ति हो जाएगी या लोगों का खून उबल जाएगा? अगर मैं सही मायने में बात करूं तो इस तरह के नारे लगाकर सरकार सिर्फ और सिर्फ इस देश के युवाओं को भटकाने का काम करे, इसके अलावा कुछ काम नहीं कर रही है। युवाओं के साथ धोखा हो रहा है, बिल्कुल धोखा हो रहा है, बिल्कुल धोखा। आप खुद देखिए ना, अगर आपको इस तरह की नौकरी के लिए ऑफर किया जाए, क्या आप करेंगे? मैं आपसे ही सवाल करती हूँ, आप बताइए गजेंद्र जी, क्या आप करेंगे 4 साल के लिए? चाहे आपको 1 लाख रुपया दिया जाए हर महीने, क्या करेंगे? आप 4 साल जॉब करके अपना पूरा जीवन उनके सामने एक तरह से मैं कहूंगी कि लाचार, बेबस और गिरवी रख रहे हैं, ताकि अगले जिंदगी भर आप उनके तलवे चाटते रहे, उनकी गुलामी करते रहे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा, खासकर जो जागरूक होगा। बड़े बड़े अधिकारी बड़ी अच्छी स्कीम बता रहे हैं। देखिए सेना के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनमें से बहुत बड़े बड़े अधिकारी ऐसे भी हैं जो इस योजना का विरोध कर रहे हैं और खुलकर विरोध कर रहे हैं। भले कुछ भी हो, लेकिन वो खुलकर विरोध कर रहे हैं। इसमें 2 पक्ष नजर आते हैं। एक पक्ष तो वो है जो इस योजना का समर्थन कर रहा है, और ये भी सोचना पड़ेगा कि समर्थन आखिर कौन कर रहा है। समर्थन वो लोग कर रहे हैं जो गुलाम है, जो आरएसएस के गुलाम है, जो भाजपा के गुलाम है, और जो जिस तरह से जो
हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं उनके गुलाम है। लेकिन जो स्वतंत्र, जो अपनी एक स्वतंत्र सोच रखते हैं, जो चाहते हैं कि हाँ इस देश का भविष्य, इस देश के युवा आगे बढ़े और देश की कामयाबी में अपना पूर्ण योगदान दे, वो बिल्कुल भी इस योजना का। कई देशों में ये योजना लागू है ना, देखिए नहीं, देखिए कौन से देशों में आती है, लेकिन उनकी देखिए ना, उनकी जो टेक्नोलॉजी वो देखिए आप किस आधार पर। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में अगर जिन देशों का आप हवाला दे रहे हैं उन देशों की प्रगति और उनमें देखिए। आज अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत हो रहा ना, बजट को कटौती करने के बाद आधुनिक बनाया जाएगा, आधुनिक हथियार लाए जाएंगे। ये बजट सिर्फ सैनिकों पर ही क्यों, उस सैनिक पर जो अपने पूरे परिवार को छोड़कर रात दिन बारिश में, बर्फ में, कितनी बर्फ गिरती है आप सरहदों पर खड़े होकर देखिए। जबकि आपके पीछे आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो वायरल होती हुई देखी होंगी जिसमें कि वहाँ पर जो सैनिक रहते हैं उनको भरपूर खाना भी मुहैया नहीं कराया जाता, उनको जो स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए उस वातानुकूल मौसम के तहत वो भी नहीं मिल पाता। तो वहीं अगर जिस तरह से आपने बात करी कि कटौती होगी और बहुत बड़े स्तर पर लोगों को रोजगार दिया जाएगा, जहां एक तो अगर कटौती करनी है तो सबसे पहले मैं बात करूंगी जितने भी ये सांसद हैं इनकी पेंशनें बंद की जाए, जितने भी विधायक इनकी पेंशनें बंद की जाए। क्यों ये अपनी पेंशनें क्यों नहीं बंद करते? जितना भी फंड इनको मिलता है क्यों नहीं ये जनता में लगाते? ये तो 1 कोठी बनाते, 1 कोठी के बाद में इनकी तृष्णा इतनी जाग जाती है कि 10 कोठियां तैयार कर दे। आप सर्वे करा लीजिए, जितने भी मंत्री, विधायक या सांसद हैं, एक के पास अरबों खरबों की संपत्ति होगी, इससे कम नहीं होगी। और जिस तरह से अगर आपने एक नैतिकता की बात करी है, जिस तरह से एक सुधारवादी बात करी, तो पिछले मैं एक चुनाव का हवाला देना चाहूंगी आपसे। जिस तरह से चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं या अन्य पार्टी की बात करूं, खासकर मैं यहां पर योगी जी का एक उदाहरण देना चाहूंगी। जब 2017 में चुनाव हुए थे, योगी जी पर 200 से ज्यादा FIR दर्ज थी, केस लगे होते उन पर इतने संगीन। लेकिन अभी जिस तरह से 2022 के चुनाव होते हैं तो सारे के सारे मुकदमे, एक भी मुकदमा उनके ऊपर होता नहीं है। और बिल्कुल जो उनका नॉमिनेशन फाइल भरा जाता है जिसमें कि 26A फॉर्म होता है, जिसमें कि पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड आता है, वो बिल्कुल उनका ब्लैंक जाता है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि ये सरकार किस तरह से काम करे। जो देश के भक्त लोग हैं, जो देश की भक्ति में लीन रहना चाहते हैं, जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन लोगों पर तो रसूखा लगाकर न जाने देशद्रोही के नारे कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल विरोध करूँ, मैं खुले तौर पर विरोध कर रही हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि इस तरह की स्कीम लागू हो, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो देश का भविष्य है, जो मेरे देश के युवा है, जो मेरे भाई हैं, आज जो अपने भविष्य का सपना संजो रहे हैं, वो सिर्फ 4 साल इनकी गुलामी करके उसके बाद क्या करेंगे? अंबानी के हैं नौकरी नहीं, कैसे फायदा है? दलित समाज तो सदियों से शोषित होता रहा है। देखिए उनके लिए तो मौका मिल ऐसा नहीं है, आज दलित समाज में इतनी जागृति आ रही है कि आज बड़े से बड़े, अगर अभी मैं वर्तमान की बात करूं तो दलित समाज में एक से एक बड़े नेता उभर कर आ रहे हैं। मदद नहीं हो, पैसा नहीं है, लेकिन उसके लिए सरकार योजनाएं लेकर कार्य है। सरकार चाहती है कि जो दलित समाज है हमेशा की तरह, जिस तरह से सदियों से दबा कुचला है, उसी तरह से लगातार कुचला रहे। लेकिन इस दिशा में दलित समाज के लोगों को भी कहीं ना कहीं एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी और इस तरह की जो योजनाएं सरकार लाती है इसका पूर्ण रूप से बहिष्कार करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जब बहिष्कार करेंगे तो सरकार को भी पता चलेगा कि हाँ एक भी व्यक्ति ने, अब एक उदाहरण के तौर पर देखो, मैं 1 लाख वैकेंसियां निकलती है, मैं कहती हूँ पूरे देश में एक भी व्यक्ति फॉर्म अप्लाई ना करे, तो सरकार अगली बार जो वैकेंसियां निकालेगी ना, जनता की शर्तों पे निकालेगी। ये भी जनता को सोचना पड़ेगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि छोटे छोटे लालच में आकर कि भाई मुझे तो मिल जाए, मेरा तो परिवार चल जाए। तो गजेंद्र जी, इन चीजों से काम चलने वाला नहीं है। अगर जनता को अपने हित के लिए सोचना है तो पूरी ईमानदारी के साथ संगठित होकर इन योजनाओं के खिलाफ में आंदोलन छेड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर युवाओं से भी एक अपील करना चाहूंगी कि आप आंदोलन कीजिए, लेकिन अनुशासन में रहकर, सभ्यतापूर्ण रहकर। जो आपकी सार्वजनिक संपत्ति है उसको बिल्कुल भी जलाने का काम ना करें, क्योंकि ये संपत्ति किसी और की नहीं बल्कि आपके ही टैक्स से कमाई हुई संपत्ति है। ये किसी नेता की नहीं है, किसी विधायक की नहीं है, किसी सांसद की नहीं है, किसी प्रधानमंत्री की नहीं है। ये संपत्ति उस एक आम मजदूर की है जिसने कि अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई से उस संपत्ति को तैयार करके टैक्स के रूप में सामान खरीद कर लाते हैं, तो तब देते हैं। तो इसलिए संपत्ति को सुरक्षित करें और लड़ना है तो सरकार से लड़े, लड़ना है तो उन सांसदों, उन विधायकों के घर के सामने जाकर धरना दे जो इस तरह की योजनाओं को लागू करवाने का काम करते हैं।